तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में वो उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल विजय की गाथा अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ में लिखी थी। हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से वहां पे पुष्प वर्षा की गई। और ये तस्वीरों में जहां पर वो वॉल ऑफ फेम है, जहां पर तमाम उन शहीदों के नाम, उनके रैंक, उनकी उस बटालियन का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल में दिया था। और ये अपने आप में वो दिखाता है कि उन शहीदों की शहादत को याद करने के लिए इस दीवार पर पीतल के बड़ी पट्टिका पर सभी का नाम अंकित किया गया है और यहाँ पर एक विजय स्तंभ के तौर पर उस प्रतीक को भी बनाया गया है जो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय रणबांकुरों ने उस दुर्गम इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई लड़ाई को जीत के दिखाया था। हमारे साथ में खास मेहमान कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता करने वाले कर्नल गिरीश कुमार मेहदी रत्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। और मेहदी रत्ता जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि 25 साल के बाद देश का सर्वोच्च नेतृत्व जब अब उन शहीद जवानों को याद करता है, वह मौजूद है, तो ये दिखाता है कि 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ में वहाँ मौजूद हैं और सबका सर झुका हुआ है उन शहीदों के शहादत के आगे। कर्नल मेहदी रत्ता जी। बिल्कुल सही कहा आपने, सर झुका हुआ है शहादत के आगे। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो लड़ाई हुई है, ये हथियार इज इंपॉर्टेंट इन दी वॉर, जरूरी है, बट इट इज मैन बिहाइंड द वेपन विच मैटर्स मोस्ट। एंड भारतीय सेना का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो अपना रण कौशल दिखाया, उस रण कौशल का कहीं पर भी दुनिया में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी भी पहले भी कह रहा था कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की एवरेज उम्र थी। और अगर आप रेशियो देखें जो हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं उन रणबांकुरों की उस युद्ध के अंदर, करीबन 500 रणबांकुरे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और अगर आप रेशियो देखें तो ये रेशियो बनता है 1:16, यानी एक ऑफिसर के पीछे 16 जवानों की शहादत हुई थी। ये दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि इतने ऑफिसर्स अपनी जान की आहुति दे दें। तो ये लीडर्स जो थे, जो यंग लीडर्स थे, ये लड़ाई उन लीडर्स और ये जो हमारे रणबांकुरे जवान थे उनकी मेहनत का फल है। सर आप जो ये बात कर रहे हैं, यहीं पे इस बात को मैं थोड़ा आपसे ही बेहतरी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने यंग ऑफिसर्स का जिक्र किया और उस वक्त शहादत देने वाले 526 लोगों की, जवानों की जो औसत उम्र आप 22 साल का जिक्र कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में शहादत होने की बड़ी वजह ऑफिसर्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी ये क्योंकि अपनी टुकड़ी का नेतृत्व तो खुद जो अधिकारी होता है वो स्वयं सबसे आगे रह के करता है। ये भी हमारे ऑफिसर्स के करेज को और कैसे लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस जज्बे को दिखाता है। किस तरीके से उस बात को आप रखेंगे आज सामने? मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाह रहा था कि ये जितनी भी लड़ाइयां हुई वहां, जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो बटालिक सेक्टर में हुई, चाहे कारगिल दरास मशको सेक्टर्स में हुई, चाहे वो तोलोलिंग की लड़ाई थी, चाहे वो 5140 की लड़ाई थी, चाहे 4875 की लड़ाई थी, चाहे टाइगर हिल की लड़ाई थी, हर एक लड़ाई में द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब ऑफिसर आपका आगे चलता है तो जवान इज डबली मोटिवेटेड। ही सेज मेरा ऑफिसर आगे जा रहा है, तो उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, और उस जज्बे की बहुत जरूरत थी उस लड़ाई में। मैं आपको बता रहा था कि ये चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था और हम खुले में नीचे से जा रहे थे, ओपन में वो हमारे ऊपर एम्ड फायर ला रहा था। उसी के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि 3 मई से लेकर 13 जून तक हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा तोपखाना वहां पूरे तरीके से नहीं पहुंचा था। मगर जब हमारा तोपखाना वहां पहुंचा और दुश्मन का हमने सिर नीचे कर दिया, उसके बाद हमारे रणबांकुरों को रोकने वाला कोई नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन के जो 80% कैजुअल्टीज, 80% कैजुअल्टीज कारगिल वॉर में जो हुई हैं वो आर्टिलरी फायर से हुई हैं। और उसके बाद हमारे लीडर्स और हमारे रणबांकुरों ने जो कार्यकुशलता दिखाई, जो रण कौशल दिखाया, उसकी मेन वजह यही है आज कारगिल की सारी चोटियां जिन पे दुश्मन हमारे ऊपर निफेरियस डिजाइन्स लेके आया था, सब हमारे पास वापस हैं।
जी सर, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में जब उसको सुन रहे हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो दृश्य अनायास ही मन में कौंधने लगता है कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे रणबांकुरों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया। वहां पर उस शहादत के साथ में देश के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं? आपने एक बात का जिक्र किया कि जब तोपखाने की एक तरीके से वहां हमारी मौजूदगी हुई, वहां से पाकिस्तानियों के पैर पीछे होना शुरू हुए, उसके बाद में तोलोलुंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करना या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, आपको लगता है कि ये कुछ बड़े ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे जवानों ने जो कारनामा किया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी? कैसे आप याद करते हैं इन तमाम बड़े पड़ाव को? बड़ा पड़ाव मैं कहना चाहूंगा, ये तोलोलुंग की बैटल थी, दैट लेड द फाउंडेशंस। उसने नींव रखी थी हमारी जीत की, और वो नींव तभी रखी गई थी जब हमने एक नया कॉन्सेप्ट आर्टिलरी फायर में लाए थे। 100 गन्स, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 100 गन्स हम एक टारगेट के ऊपर मार रहे थे। almost 9,000 rounds were fired on the Tololing feature in a matter of couple of hours। कुछ ही घंटों में 9,000 गोले अगर आप एक टारगेट के ऊपर मारते हैं तब अंदाजा लगा लिए, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड। और जो हमने पाकिस्तान सेना के इंटरसेप्ट पकड़े, वो इंटरसेप्ट में यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने, हिंदुस्तान के तोपखाने ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ। वो अपने सीनियर्स को ये बता रहे थे। मैं आपको इसमें यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस लड़ाई से हुई थी, और उसके बाद इन्फेंट्री और आर्टिलरी का जो समन्वय हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, जो मेल जोल हुआ था, वो एक मेन कारण था जिसकी वजह से। ग्रीश मरियत्ता जी, अब आपको विनम्रता से रुकना चाहेंगे। कुछ और तस्वीरें और गौरव गाथाएं हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस मौके पर, जो कि लगातार ये याद दिलाता है कि 25 साल का जो ये सफ़र है किस तरीके से अपने आप में पूरा हुआ। और आज युद्ध स्मारक द्रास में, जो कारगिल युद्ध स्मारक है, वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह। और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा, 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल, भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875। 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्ताखी लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स से ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह। और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा, 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल, भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत
तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रोण सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोललिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स से जनरल योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 फौज के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17-4 व 2 नागा फौज दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रोण सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोललिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स से जनरल योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 फौज के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17-4 व 2 नागा फौज दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर। और ये प्रधानमंत्री एक तरीके से कारगिल युद्ध स्मारक वहाँ पे दौरा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद तमाम जवानों की जो तस्वीरें वहाँ लगी उसकी जानकारी हासिल करते हुए, जिस वक्त ये युद्ध हुआ था उस वक्त की वास्तविक तस्वीरों को भी संग्रहालय में रखा गया है।
कौन से साजो सामान इस्तेमाल किए थे भारतीय सैनिकों ने, उसका भी संग्रहित किया गया है। तो पाकिस्तान के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी इस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। भारतीय शौर्य की गाथाएं भी यहाँ पे लिखी गई हैं। किस तरीके से जो वीर शहीद सैनिक हैं उनकी कहानियाँ थीं, कैसे उन्होंने इस युद्ध को अंजाम तक पहुँचाया, उसका जिक्र भी इस संग्रहालय में साफ तौर से रखा गया है। किन किन रेजिमेंट्स के तमाम जवानों ने जो अपना योगदान दिया है, जिन हथियारों से इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन जो जज्बे की कहानियां हैं वो भी यहाँ पर कविताओं के तरीके से उकेरी गई हैं उनके याद उनको करने के लिए। और ये अपने आप में दिखाता है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को देश भूला नहीं है। आज भी उनके इस योगदान के लिए 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं। ऐसे तमाम योद्धाओं ने जिन्होंने भारतीय मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो काम किया, अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका नमन करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखाता है कि पूरा देश उन शहीदों की शहादत के आगे खड़ा हुआ है। और ये तमाम प्रकार के वहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए गए हैं जिसमें वो भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि कैसे नीचे की जगह से ऊपर तक के वहाँ तक पहुँचे। हट ऑफ रिमेम्बरेंस है जहाँ पर, और यहाँ पे अमर संस्मरण जो एक तरीके से यहाँ संग्रहित किए गए हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर इस युद्ध स्मारक का वो हिस्सा जाना जाता है जहाँ पर तमाम चीज़ों को सहेजा गया है। और यहाँ पर वो भी साजो सामान रखा गया है जो पाकिस्तानियों के कब्जे से बरामद किया गया था। और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अपने आप में उन शहीदों की तमाम यादों का जिक्र भी करता है और तमाम ऐसे पत्र भी जो उन वीर जवानों ने अपने परिजनों को लिखे थे जिसमें देशभक्त की भावना से ओतप्रोत वो शब्द, वो भावनाएं कहीं ना कहीं झलकती हैं, उन सब को संग्रहित करने का काम भी किया गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उन शहीदों को हम याद करते हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी शौर्य गाथाओं से जुड़ी हुई तमाम बातों को इस रिमेम्बरेंस स्थल पे यहाँ पे रखा गया है। और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए और विभिन्न जो बटालियंस हैं उनके जो अफसर्स थे, उनके जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके नामों को भी अंकित किया गया है। और ये अपने आप में वो उस वक्त की युद्ध के समय की वास्तविक तस्वीरें भी हैं जो यहाँ संग्रहित की गई हैं। तमाम वो युद्ध लड़े जाने वाले साजो सामान भी लिखे हुए हैं और शौर्य गाथाओं को भी यहाँ उकेरा गया है और जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, और ये तमाम वो जगह जो भौगोलिक विषमताओं को दर्शाती हैं कि कैसे नीचे रहते हुए भी हजारों हजार फीट की ऊंचाई पे बैठा हुआ ऊपर दुश्मन जो सीधे टारगेट करने में सक्षम था, बावजूद उसके हौसले को पस्त करते हुए हमने उसको हराकर अपनी विजय गाथा को लिखा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई देख रहे हैं और ये ग्रुप फोटो है जिसमें तमाम वो परिजन मौजूद हैं जिनके परिजनों ने शहादत दी है। उस वक्त के जो तमाम जो शहादत देने वाले लोग हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये दिखाता है कि परिजनों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है और तिरंगे की तले ये सबकी मौजूदगी दिखाता है कि ये भारत माता की जय और भारत के इस तिरंगे और मान सम्मान के लिए पीछे दिख रही इन चोटियों, भले ही ये ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र कहा जाए लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है जिसकी एक एक इंच ज़मीन को हमने अपनी शौर्य की गाथाओं से अपने लहू को बहाकर हासिल किया और दिखाया दुनिया को और दिखाया पाकिस्तान को कि आपकी एक भी नापाक हरकत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये उस अमर गाथा, उस विजय पथ की कहानी है जो हमारे देश के रणबांकुरों ने, सेनाओं ने मिलकर लिखी है आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में। और आज 25 साल का ये पड़ाव हमें उन शहीदों की, उन तमाम युद्धकर्मियों के योगदान को याद दिलाता है जिन्होंने अदम्य शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए आज के इस दिन तक पहुंचने का हम देशवासियों को मौका दिया है। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध जीतने की घोषणा की थी और ये कहा था कि अब ये ऑपरेशन विजय पूरा हुआ है और देश ने इस युद्ध को जीत लिया है। तमाम ऐसे मौके आए जब हमारी तमाम रणनीतियां उतनी कारगर साबित होती नजर नहीं आई, लेकिन हर बदलते
दिन के साथ हमने अपनी रणनीति को बदला, कैसे इन्फेंट्री ने अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे वायुसेना ने अपने मोर्चेबंदी की और उसके बाद जाके पाकिस्तान की इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम किया गया। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका दौड़कर गए थे किसी तरीके से हमको और हमारे देश को बचा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बात का प्रण लिया था कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेने तक रुकने वाले नहीं हैं। और ये संदेश साफ तौर से दुनिया को दिया गया था और उस वक्त हिंदुस्तान को इस लड़ाई में कई प्रकार से कुछ देशों की जो मदद भी मिली, जिसमें इजराइल का नाम बेहतरी से आता है कि युद्ध सामग्री की एक मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है। लेकिन साजो सामान ही नहीं, युद्ध के गोली बारूद और गोला ही नहीं, बल्कि जो जज्बे की कहानी, जिस जज्बे से इस युद्ध को भारतीय रणबांकुरों ने, नौजवानों ने, जवानों ने उस वक्त लड़ा, ये उसकी कहानी है। और शायद इसीलिए कारगिल युद्ध स्मारक में एक विजय पथ का निर्माण भी किया गया है, जिसके दोनों ओर तमाम शहीदों के बारे में जानकारी लिखी गई। और उस विजय पथ को विजय पथ नाम ही इसलिए दिया गया है कि इस पथ के माध्यम से आप जब वहां से गुजरेंगे तो तमाम उन शहीदों के नाम, स्मारक और उनकी गाथाओं को वहां उकेरने से, पढ़ने के आप जान पाएंगे कि कैसे इस माध्यम से, इस शौर्य गाथा के तरीके से इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, तब जाकर आज ये तिरंगा यहाँ पर अपनी पूरे आन बान के साथ लहराता नजर आ रहा है। ये ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में, और ये वीर भूमि में प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अपने आप में पूरे देश की ओर से ये प्रधानमंत्री का सर झुकना ये दिखाता है उन शहीदों के सम्मान में कि पूरा देश आज उनके सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ है, नतमस्तक है, क्योंकि देश के लिए जब उन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर आज देश तरक्की के इस रास्ते पे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में हम जो भी ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, आज वैश्विक पटल पर भारत को जो भी मान सम्मान मिल रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो योगदान देश की सेना, वायुसेना, नौसेना देती है, वो अपने आप में अतुलनीय है। खुला सुरंग प्रथम विस्फोट कार्यक्रम के ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी गणमान्य अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि शृंखला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पहले विस्फोट से किया जाएगा। सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है शृंखला सुरंग की रणनीतिक और आर्थिक महत्व के ऊपर तैयार किया गया एक चलचित्र। भारत के सुदूर उत्तर में बसा सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कठिन मौसम की वजह से दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी जाना जाता है। विगत एक दशक से राष्ट्र ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में न केवल विरोधियों के नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शंकुला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची शंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4.10 किलोमीटर लंबी शंकुला सुरंग शंकुला दर्रे को बाईपास करेगी, जो हर साल 4 से 5 महीनों के लिए 15 से 20 फीट बर्फ से ढका रहता है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सुरंग के निर्माण से 4 किलोमीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी। आज शंकुला टनल का निर्माण कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा। अपने रणनीतिक सैन्य महत्व के अलावा यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को
बढ़ावा देगी। शृंखला सुरंग का निर्माण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यहां उपस्थित सभी अतिथिगणों को अब मैं वीडियो लिंक के माध्यम से यहां से 500 किलोमीटर दूर शृंखला ले चलती हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सामने लगी 2 डेटा स्क्रीन की ओर ध्यान दें, जहां शृंखला सुरंग का उत्तर पोर्टल दर्शाया जा रहा है, जिसका निकास नीमू की ओर होगा। ये समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शृंखला शिखर से 3 किलोमीटर पहले है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट के माध्यम से शिलालेख का अनावरण करते हुए प्रथम विस्फोट करने की अनुमति प्रदान करें। अब कुछ ही क्षणों में आप शृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आपकी दूरदर्शिता और सशक्त नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं,
सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को
मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार
निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। BRO ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने
डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है।
कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी
सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।